सो गाइस, इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चनों का संग्रह अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य और उनकी संपत्ति के मूल्य को क्या कहा जाता है। किसी देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित उसका मूल्य और जो संपत्ति जो भी हुई है उसके मूल्य को क्या कहा जाता है। मूल्य पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या पूछा गया, मूल्य आपसे पूछा गया। तो आपके ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद पहला, दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा ग्रॉस नेशनल इनकम सकल घर राष्ट्रीय आय, या फिर नेट नेशनल इनकम। सो विच इज द करेक्ट आंसर गाइस। उपरोक्त में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य और उनकी संपत्ति के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जिसे आप जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, याद रखिएगा, एक कंट्रीज की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री के अंदर, वो सभी हमारे देश का क्या होता है, जीडीपी का लेवल होता है। इसे हम जीडीपी कहते हैं। तो बच्चे, पर इसने यहाँ पे बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर उनकी संपत्ति का जो भी मूल्य होगा उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप ग्रॉस नेशनल इनकम कहेंगे, उसे सकल राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम या सकल राष्ट्रीय आय बेसिकली कहेंगे। सो वेल, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया हो। अगला जो आता है, नेक्स्ट वन क्या आता है, अगला पूछा गया है, ये तो इसका आंसर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द टोटल ऑफ नेट ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके शुद्ध घरेलू उत्पाद के डैश का योग होता है। किसी देश का घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद के मतलब किसका योग होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का। अर्निंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक कंट्री, घरेलू देश में विदेशी मुद्रा पर आए। ठीक है, अगला आता है सब्सिडीज ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं की खपत पर सब्सिडी, या आप इसे आर्थिक सहायता भी कह सकते हैं, आर्थिक सहायता। कंजप्शन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की खपत, या फिर आप इसे पूंजी का उपभोग भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसे पूंजी के उपभोग के नाम से भी जान सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो कंजप्शन इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोडक्शन, ये इसका सही उचित उत्तर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट ऑफ इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा जो मंत्रालय होता है वो भारत की पर कैपिटा इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय, दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग योजना मंत्रालय, तीसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल इनकम के, कि देश की जो नेशनल इनकम होती है उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड, ठीक है, CSO, उसके लिए एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगला क्वेश्चन आता है,
Which of the following agency is responsible for computing the national income statistics in India? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी की गणना के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी एजेंसी होती है जो सांख्यिकी गणना के लिए जिम्मेदार होती है? तो आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, दूसरा आता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमें बताना है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर अगर मैं सही उत्तर दूं तो CSO इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो इस चीज़ के लिए क्या होगा, कंप्लीट रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल CSO होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 1950 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 1950 में बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन को एक किताब के इंस्पिरेशन के बाद ही लिखा था। किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि किताब लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया को एम विश्वेश्वरैया के द्वारा इस किताब को पहली बार लिखा गया था। ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी, इसी किताब के आगे इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। इसी के बाद प्लानिंग कमीशन बेसिकली बना है। बेटा याद रखेगा भारत के अंदर टोटल 12 5 ईयर प्लान बने थे, 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। याद रखेगा 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी, जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। याद रखेगा 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना को हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से इस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। मतलब ये पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। और ये पंचवर्षीय योजना जो थी ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। याद रखिएगा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर बेस्ड थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, यहीं पे बात कर लेती हूँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ये भी याद रखिएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेकर 1961 तक चला था, 56 से 1961 तक। ये पीसी महालोनोबिस मॉडल से जानी जाती है। पीसी महालोनोबिस के नाम से बेसिकली जानी जाती है। इसे पीसी महालोनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। और ये जो योजना है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस है। याद रखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस है ये योजना, यानी कि औद्योगिकीकरण पर बेस है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी, थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी और इसे गाडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे गाडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज गाडगिल मॉडल। तो बच्चे मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज द हेरोड डॉमर मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज द पीसी महालोनोबिस मॉडल, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज द आप इसे क्या कहते हैं गाडगिल मॉडल। तो ये गाडगिल मॉडल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इस पंचवर्षीय योजना की बात कर ली है। इसके बाद भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। 1966 से लेकर 1969 तक नो 5 ईयर प्लान्स, इसे प्लानिंग हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, यानी कि योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानिंग हॉलीडे या योजना अवकाश के नाम से ये जानी जाती है, योजना अवकाश। तो योजना अवकाश के नाम से जानी जाएगी, प्लानिंग हॉलीडे के नाम से इस पंचवर्षीय योजना को हम जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द प्लानिंग हॉलीडे। इसके बाद बच्चे देखिए, इसके बाद 12वीं, मैं आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंक्लूसिव ग्रोथ पर डिपेंड करती थी। ठीक है, ये जो मॉडल था वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे था, ये पेपर में आ चुका है।
ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था? ये मॉडल इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर बेसिकली बेस्ड था। ठीक है, तो देश की इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी वृद्धि के ऊपर, विकास के ऊपर ये मॉडल बेस्ड था। इसे इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जाना जाता है ये मॉडल। इसके बाद लास्ट था 2012 से लेकर 2017, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो थीम था वो ये था, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि समावेशी विकास के साथ सतत विकास। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो समावेशी विकास के साथ सतत विकास के लक्ष्य को की पूर्ति करने के लिए ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो बच्चे ये इसके कुछ छोटे मोटे सिनेरियोज हैं जो कि कई बार पेपरों में आपसे पूछ लिए गए हैं या पूछे जाते हैं, तो आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ओके इसी दौरान भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्टार्टिंग हो गई थी। और नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को बनके तैयार हुआ था, नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग को हम किस नाम से जानते हैं? अभी मैं आपको इसमें लिख के बता देती हूँ। इसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है नीति आयोग। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे पड़ता है? 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है, नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस बेसिकली पड़ता है। सो वेल आई होप कि आपको ये बात डेफिनेटली समझ आ गई होगी, क्लियरली समझ आ गई होगी। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी को लास्ट 5 ईयर प्लान जो बना था वो 2012 से लेकर 2017 तक चला है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इसे इंक्लूसिव ग्रोथ, हिंदी में बोले तो समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास, इसे कहा जाता है समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास। याद रखिएगा समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, जाना जाता था। ठीक है, ये एक 5 ईयर प्लान ऐसा था जो कि पूरी तरीके से मतलब ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया था। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस नाम से भी जानते हैं इसको। ओके गाइस, सो वेल उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए फाइन गाइस, तो चलिए ये सारा समझ आपको आ गया होगा डेफिनेटली। तो चलिए मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ूंगी, आगे चीज़ों में बात करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट वन चीज़ें क्या आती हैं, अगली चीज़ों में बात करते हैं। तो ठीक है, तो अगला क्या आता है, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ, इसका CSO आंसर है। बट चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट प्राइमरी इन विच सेक्टर इन आर इकोनॉमी। मतलब बोल रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से हमारे देश में कौन से क्षेत्र में मौजूद है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, वो मैं बता देती हूँ। तो सम थिंग्स गाइस की कुछ चीज़ें हम RBI के बारे में भी जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कब स्थापना हुई है, कब चला है, कभी ये वो। ठीक है, तो सम थिंग्स इसके बारे में भी हम चीज़ें को जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो इसका शुरुआत जो हुई थी वो 1926 को एक कमीशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन।
ये भी याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन से शुरुआत करी गई थी, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 को आरबीआई की मतलब रिकमेंडेशन हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन, इसे रॉयल कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। हिल्टन यंग कमीशन ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन भी हम इसे कमीशन को कहते हैं, किसको? हिल्टन यंग कमीशन को। 1 जनवरी 1 अप्रैल 1935 को ये कोलकाता में स्टेबलाइज हो गया था, याद रखिएगा। कहाँ पर? कोलकाता में इसका स्टेबलाइजमेंट हो गया था 1 जनवरी 1935 को, ठीक है। और उस समय पे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा, उस समय पे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे उस समय पे आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, फर्स्ट गवर्नर। इसके बाद 1937 में ये कोलकाता से शिफ्ट होकर मुंबई चला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कोलकाता से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया था? मुंबई शिफ्ट हो गया था। उस समय पे जो गवर्नर थे वो बने थे सर जेम्स टेलर। आज की डेट में आरबीआई की हिस्ट्री में आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी, या ये याद रखना। आज तक की हिस्ट्री में, आरबीआई की पूरी संपूर्ण हिस्ट्री में कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट 1937 मुंबई के अंदर सर जेम्स टेलर बने थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 1943 में आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे, ये याद रखिएगा। कौन बना? सीडी देशमुख, ठीक है। तो सीडी देशमुख बने थे, ये आरबीआई के पहले यानी कि फर्स्ट, ये भी याद रखना, फर्स्ट मतलब इंडियन थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, दैट इज़ इंक्लूसिव, मतलब आप इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में मतलब वो कहते हैं वित्तीय समावेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो नोन एज द वित्तीय समावेशन, इसे आप वित्तीय समावेशन के रूप में जानते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का मतलब होता है जो सेक्टर बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं उन सेक्टर को बैंकिंग से जोड़ना। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने क्या किया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इसी चीज़ का पहला बार कॉन्सेप्ट, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे बनी थी कि जहाँ जहाँ पर बैंकिंग्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, उनका खाता खोलना, इसी कॉन्सेप्ट पे ये योजना बनी भी थी। इसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो भी याद रखिए, पहली बार जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ऊषा थॉरेट ने दिया था। किसने दिया था? ऊषा थॉरेट ने दिया था। मैं आपको बता दूं ऊषा थॉरेट कौन थी? ऊषा थॉरेट आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, नहीं, डेप्यूटी गवर्नर थी ये, फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो फीमेल डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट पर ये रह चुकी हैं। आज तक आरबीआई की संपूर्ण हिस्ट्री में कोई भी महिला गवर्नर नहीं रही है, पर आरबीआई की हिस्ट्री में फीमेल यानी कि महिला डेप्यूटी गवर्नर रही हैं। 3 महिला डेप्यूटी गवर्नर बनी थी, एक बनी है ऊषा थॉरेट, एक श्यामला गोपीनाथन थी, एक का नाम था श्यामला गोपीनाथन, ये भी याद रखिएगा, श्यामला गोपीनाथन, और एक का नाम था ऊषा थॉरेट, श्यामला गोपीनाथन एंड केजी उदेशी, ठीक है, केजी उदेशी। तो आज तक की हिस्ट्री में ये फीमेल डेप्यूटी गवर्नर्स बन चुकी हैं। तो वेल आई होप गाइस कि ये आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था उसको लेके हमने संपूर्ण रूप से सारी डिटेल्स वगैरह हमने कर ली हैं। तो चलिए वेल गाइस पीछे जाएंगे और पीछे हमारे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो गाइस इसका आंसर तो आपको पता ही था कि इसका आंसर हम दे ही चुके थे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्वेश्चन ये था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो वो सबसे ज़्यादा मुख्य एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन ये था, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। जब प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो हम इस घटना को क्या कहते हैं। मतलब प्रौद्योगिकी स्वचालन में यानी कि जब काम कर रहे हैं उस समय कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं कंपनी के अंदर जिस पे काम करना आपको नहीं आता, या तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आपको प्रशिक्षण दे या वो आपका क्या कर दे, आपकी जगह किसी और को रख ले। तो अगर कंपनी आपको प्रशिक्षण देती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रशिक्षण नहीं दे रही, आपकी जगह किसी और को रख ले रही है, तो आप उस समय पे बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर इस कंडीशन में आप बेरोजगार हो रहे हैं तो ये कौन से प्रकार की बेरोजगारी है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी है, डिस्ग्वेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी है। तो बच्चे अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कौन से प्रकार की बेरोजगारी है, तो ये जो कहलाएगी ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह आए हैं तो उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, ठीक है, या फिर उसकी जॉब चली गई, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसके बाद चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से हो सकती है। याद रखिए, मार्केट डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से, रिसेशन की वजह से, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सभी वजह से, जो बेसिकली इसका मेन रीज़न तो रिसेशन ही होता है। याद रखिएगा, मेन रीज़न क्या होता है? रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी क्या होती है? व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कंटिन्यूसली, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर और मोर देन 2 क्वार्टर। मतलब बोला गया जब किसी वस्तु की मांग 2 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से ज़्यादा कंटिन्यूसली, निरंतरता से गिरती रहे, उसमें गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये मंदी या रिसेशन कहलाता है। रिसेशन बहुत ज़्यादा बेकार होता है फॉर द इकोनॉमी, तो ये रिसेशन की स्थिति कहलाती है। 2 क्वार्टर से मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 2 क्वार्टर से मतलब हो गया 6 महीने, ठीक है। 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पर्टिकुलर 1 क्वार्टर 3 महीने का और 2 क्वार्टर 2 महीने के, 6 महीने के हो गए, ठीक है। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की, देखिए कुछ एक साइकिल होता है, इस साइकिल को ज़रा समझे कि कैसा साइकिल होता है। ये एक साइकिल है और वो किस तरीके से चलता है, ये एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर डिमांड कई बार बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो आप कई बार ये नीचे भी आने लग जाती है, ठीक है। तो कई बार ये नीचे बहुत तेज़ गिर जाती है, कई बार ये तेज़ी से फिर ऊपर जाती है और कई बार ये फिर डाउन होती है। तो इस तरीके से ये बढ़ती या घटती हुई देखने को आपको मिलती है, और कई बार बहुत ज़्यादा नीचे गिर के फिर ऊपर चली जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, ज़रा इस सिचुएशन को समझिए। इस सिचुएशन को बेसिकली क्या कहा जाता है? देखिए, जब ये बढ़ रही है ना, जब ये सिचुएशन में बढ़ रही है, तो जिस सिचुएशन में ये बढ़ रही है ये एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। क्या है ये? इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, यानी कि इन्फ्लेशन है। फिर जब इन्फ्लेशन होने लग जाता है तो सरकार उसे कंट्रोल करती है। सरकार क्या कर रही है? यहाँ पर उस पर कंट्रोल मेजर्स लगा रही है। तो जब सरकार यहाँ पर लगाएगी कंट्रोल मेजर, सॉरी, यहाँ पर सरकार ने जब कंट्रोल मेजर्स को लगाया तो कंट्रोल करने की वजह से, यानी कि कंट्रोलिंग मेजर्स की वजह से ही क्या हो जाता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अपने पीक पे चली जाती है, और फिर यहाँ पर दोबारा डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल मेजर्स, यानी कि डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोलिंग मेजर्स लगाए जाते हैं। तो ये दोबारा से जब ये गिरने लग जाती है तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति, ठीक है। आप इसे क्या कहते हैं? मुद्रा अस्फीति की सिचुएशन कहते हैं। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ये हिंदी गलत लिखी है, बाकी कॉन्सेप्ट सही है। मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति बेसिकली हम कहते हैं, यानी कि ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशन, उस कंडीशन को आप डिफ्लेशन कहेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि देखिए, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें मेजर्स अपनाए जाते हैं। मेज़र अपनाने की वजह से वहाँ पे रिसेशन आ जाती है या डिफ्लेशन आ जाती है, वो डाउन चले जाने लगता है। अब जब ये डिफ्लेशन होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर से कुछ कंट्रोलिंग टूल लगाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेज़र मतलब कुछ मेजरेबल टूल्स लगाए। अब जब मेजरेबल टूल लगाए तो ये फिर से बढ़ने लग गई, फिर से क्या होने लग गई? इंक्रीज होने लग गई। तो जब ये इंक्रीज होती है, यानी कि आफ्टर डिफ्लेशन जब वो दोबारा से बढ़ती है,
तो इस मेज़र को रिफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मेज़र को? इस मेज़र को रिफ्लेशन, पुनःस्फीति कहा जाता है। जब इकोनॉमी के अंदर, याद रखिएगा, जब इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर यानी कि दिस सिचुएशन, जब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन आ जाए तो गवर्नमेंट उस डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब अपने मेजर्स को यूज़ करती है तो मेज़र को यूज़ करने की वजह से इकोनॉमी के अंदर दोबारा से एक उठाव देखने को मिलता है, और जब वो उठाव देखने को मिल रहा है तो उसी को रिफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन हमेशा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। सरकार अपने फिस्कल पैकेजेस देकर, फिस्कल पैकेज क्या होते हैं? राजकोषीय कोष देकर चीज़ों की भरपाई करती है। राजकोषीय कोष क्या होता है? राजकोषीय कोष का मतलब होता है कि सरकार आर्थिक सहायताओं से या कुछ मनी सप्लाई कर कर मार्केट में पहुंचाकर उस चीज़ की भरपाई कर रही है, तो उसे आप रिसेशन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं आप उसे? रिसेशन। तो रिसेशन होने के बाद इकोनॉमी में फिर से अगर बढ़ने लग जाए, बढ़ता है, घटता है, घटता है, कभी इन्फ्लेशन कभी डिफ्लेशन, पर अगर ये नेगेटिव चला जाए, जब ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, और जब ये जीरो के पॉइंट तक आ जाता है, कहाँ तक आ जाता है? जीरो। जब ये तेजी से कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर और मोर देन 2 क्वार्टर तक डिक्लाइन करता है और जीरो के पॉइंट से आ जाता है तो इसे आप रिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? रिसेशन कहेंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रिसेशन मंदी। आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे मंदी या रिसेशन कहेंगे। अगर ये रिसेशन से भी नीचे चली जाती है, यानी कि दिस सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड द अति मुद्रा अस्फीति, यानी कि डिसफ्लेशन के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ पर इकोनॉमी जीरो यानी कि नेगेटिव हो जाती है। देखिए, रिसेशन इज द सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज पॉजिटिव। रिसेशन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ तक इकोनॉमी पॉजिटिव है, पूरी नेगेटिव नहीं हुई है। उसके पास भले ही मेरे पास, मैं नेगेटिव जब होती हूँ, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये थे और मेरे 20 के 20 पूरे ख़त्म होने वाले हैं, धीरे 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 मेरे सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, पर लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, तो जब तक मेरे पास कुछ पैसे होंगे तब तक मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मेरा ये ग्राफ जो है मेरा इस वाली एक्स एक्सिस से भी नीचे चला जाता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बन जाती है। दिस सिचुएशन सोज ऑलवेज, ये इस चीज़ को शो करेगी कि इकोनॉमी लोन में डूब गई है, इकोनॉमी के पास अपने रिसोर्सेज नहीं हैं। सो वेल, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इकोनॉमी के पास इस सिचुएशन में अपने रिसोर्सेज नहीं माने जाते। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस चीज़ की मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गई है और ये क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद उठ जाए तो अपनी किस्मत समझे देश, बहुत अच्छी बात है, वरना अगर इतना नीचे गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। इकोनॉमी अगर उस चीज़ को बूम कर जाए तो अच्छी बात है, पर नहीं उठ पाती है। तो यहाँ पर घनघोर बेरोजगारी होती है। ये सिचुएशन घनघोर बेरोजगारी वाली सिचुएशन, यानी कि इतनी बेरोजगारी जिसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना अनियमित हो जाता है। इज इट क्लियर गाइस? तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। तो देखिए, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं सब रीजंस की वजह से होती है, और ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। कहाँ पे होती है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। विकसित देशों में अधिकांश रूप से पाई जाती है, जो देश ऑलरेडी विकसित हैं, जैसे कि अमेरिका है ना, ऐसे देशों में ज़्यादा होती है। डिस्क्वेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर कहाँ पर होती है? कृषि क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में कृषि अधिकांश रूप से है उन क्षेत्रों में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पाया जाएगा, जब क्या होता है, जहाँ पर किसी काम की वजह से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसकी वजह से जब लोगों का जॉब चला जाए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। मौसमी बेरोजगारी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर मतलब क्या है, एक सीज़न में आपके पास जॉब है, दूसरे सीज़न में आपके पास जॉब नहीं है। ये भी अधिकांश रूप से मतलब कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ओके गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाएंगे।
द मीनिंग ऑफ द डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, कहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, जहाँ पर श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता होती है। जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य कुल उत्पादकता, श्रम की शून्य कुल उत्पादकता होती है। जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य औसत उत्पादकता होती है। नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो सही उत्तर प्लीज़ बता दीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। मैं जस्ट पानी पी लेती हूँ, आप बताइए। तो द मीनिंग ऑफ द डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रश्न बेरोजगारी का जो होता है, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता। जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य कुल उत्पादकता। जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य औसत उत्पादकता, या नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर जरूर करें, ठीक है। जब भी वीडियो देखते हैं तो आंसर तो जरूर करा करिए, ठीक है। तो आंसर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर एडिशनल व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एडिशनल, मार्जिनल प्रोडक्टिव, मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है। तो एडिशनल यानी कि जीरो एडिशनल है। यहाँ पर होता है कि बेरोजगारी में जीरो एडिशनल की ही ज़रूरत होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, आर्थिक समृद्धि शब्द को कैसे समझाया जा सकता है? इकोनॉमिक, जस्ट 2 मिनट गाइस, आर्थिक समृद्धि लिखा हुआ है, ठीक है। वो गूगल की वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ को विकास लिख देता है, बट दिस इज अ समृद्धि। क्वेश्चन ये बोला गया है, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, आर्थिक समृद्धि शब्द को किसके द्वारा समझाया गया है? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। पहला आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा आता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन। अगला आता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइंड एज, इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? ग्रोथ और विकास में अंतर होता है। ग्रोथ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ही होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि उपरोक्त में सभी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी चीज़ें आपको आज समझ आ गई होंगी। तो ये मेरी पूरी ऐसी मेरी वो है कि ठीक है, सभी को समझ आ गई होंगी और वेल इन गुड समझ आई होंगी। सो गाइस, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये सब चीज़ें आपको जहाँ तक है समझ आ गई होंगी। तो गाइस चलिए